हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैक्सेशन मतलब टैक्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो टैक्स मतलब कर। ये जो टैक्स है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कर होता क्या है। देखो, जब हम कर पढ़ते हैं, है ना, तो कर टैक्स के साथ शुल्क एक शब्द आता है। क्या आता है? शुल्क आता है। और उसके साथ ही हम सब्सिडी भी पढ़ लेते हैं कि आखिर सब्सिडी क्या होती है, क्योंकि टैक्स जैसा ही लगता है। तो तीन चीज़ें हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? कर, शुल्क और सब्सिडी, है ना। ये तीनों चीज़ देखते हैं। तो टैक्स क्या है? किसी भी सरकार के द्वारा, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, कोई अनिवार्य शुल्क या अनिवार्य अंशदान नहीं होता। ये क्या है? किसी भी सरकार के द्वारा अपनी जनता पर डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार जो कि समाज के कल्याण के लिए हो, उसे कर कहते हैं। समझ में आ रहा ना? किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या पर डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार जो कि समाज कल्याण के लिए हो, वो कर कहलाता है। कर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़बरदस्ती आपके जेब से निकाल लिया जाता है पैसा, है ना, जिसे जबरन आपको देना ही पड़े। आपसे ज़बरदस्ती सरकार ले ही ले, आपकी इच्छा हो, आप उस लायक हो या ना हो, फिर भी आपको देना ही पड़े, ऐसा कर नहीं होता। टैक्स क्यों लगाया जाता है? सरकार आपके ही कल्याण के लिए आपसे पैसा वसूल लेती है। अगर आप देने के लायक हो, अगर आप उस दायरे में आते हो तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सरकार क्या करती है। सरकार अपनी ही जनता पर समाज कल्याण हेतु अतिरिक्त मौद्रिक भार डालती है, जिसे हम कर कहते हैं। फिर उसके बाद शुल्क क्या होती है? आपने सुना होगा शुल्क का मतलब ड्यूटी, जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, जैसे सीमा शुल्क हो गया। तो ये शुल्क क्या है? टैक्स तो आपने देख लिया, समाज कल्याण हेतु अपनी जनसंख्या पर डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार क्या कहलाता है? कर कहलाता है। शुल्क क्या होता है? सरकार किसी काम के लिए आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवा देती है और सुविधाओं के एवज में जो पैसा आपसे ले लेती है या सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जो भी आपको अतिरिक्त मौद्रिक भार सरकार को देना पड़ता है, उसे शुल्क कहा जाता है। सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? आप किसी देश के भीतर घुसकर उसकी सीमाओं को, उसकी सड़कों को, उसके द्वारा दी गई सुविधाओं को आप ले रहे हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो सुविधाओं का लाभ उठाएंगे तो आपको शुल्क देना होगा। ये क्या है? शुल्क। अगर आप किसी फैक्ट्री में कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट क्या करती है? आपको सुविधा उपलब्ध करवाती है। और अगर आप वो सुविधा उपलब्ध करवा रही है तो उस सुविधा के बदले आप क्या दे रहे हैं? शुल्क दे रहे हैं। तो कर क्या होता है? समाज कल्याण के लिए डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार क्या कहलाता है? कर कहलाता है। समाज कल्याण के लिए, है ना, डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार क्या कहलाता है? कर कहलाता है। जबकि शुल्क क्या होता है? सुविधा के बदले वसूला गया, सुविधा के बदले वसूला गया, हाँ, अतिरिक्त मौद्रिक भार क्या कहलाता है? शुल्क कहलाता है ना। अब आप देखो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब हिंदी में इसे उपादान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपादान भी कहते हैं। अब उपादान क्या होता है? उपादान की डेफिनेशन सुनना। उत्पादन लागत का वह भाग जो सरकार के द्वारा वहन कर लिया जाए। उत्पादन लागत का वह भाग जो सरकार के द्वारा वहन कर लिया जाए, द्वारा वहन किया जाए, वो क्या कहलाता है? सब्सिडी कहलाता है। आप जानते हो उत्पादन लागत मतलब साधारण सी मतलब है, पेट्रोल जब आपने खरीदा, बाहर से खरीदा, है ना, तो बहुत महंगा मिला। आप जाके अपने देश में, आप जानते हो अपने देश में कितना पेट्रोल उत्पादित होता है। इतना नहीं कि पूरे देश भर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ऐसा नहीं। आप जाते हो बाहर से पेट्रोल खरीदते हो, वो आपको बहुत महंगा मिलता है। आप क्या करते हो? उसे सब्सिडी में देते हो। मतलब अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा है ना, 100 रुपये में खरीद के लाएँ। आप कहाँ कितने का ख़रीदा? आपने 100 रुपये का ख़रीदा है। अगर आपने कोई भी चीज़
आप उसे अपनी जनसंख्या को 10 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मतलब 90 रुपये आपको सब्सिडी दी जा रही है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। 100 रुपये का आपने खरीदा, 10 रुपये में आपकी सरकार ने 100 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में आपको प्रोवाइड किया, आपको मिल गया, तो 90 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही, मतलब 90 रुपये स्वयं वहन कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। समझ में आया होगा। टैक्स क्या है? समाज कल्याण के लिए डाला गया अतिरिक्त मौद्रिक भार अपनी जनता पर कर कहलाता है। शुल्क किसी सरकार जब सुविधा उपलब्ध कराती है और उसके एवज में जो भी अतिरिक्त मौद्रिक भार आपसे ले लेती है वो शुल्क होता है। सब्सिडी उत्पादन लागत का वह भाग जिसे सरकार स्वयं वहन कर लेती है उसे सब्सिडी कहा जाता है। आगे देखते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो टैक्स आपने सुना होगा, बहुत तरीके के होते हैं, है ना? टैक्स को अगर हम डिवाइड करें, जैसे करों को अगर हम डिवाइड करें तो कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी हो गया, कर केंद्र कर, राज्य कर, स्थानीय कर भी हो गया, तो कई तरीके के होते हैं। लेकिन इनसे पहले हम 3 चीज़ें समझते हैं। कराधान क्या है, कराघात क्या है और करापात क्या है। इन 3 चीज़ों को समझते हैं, है ना? और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कराधान क्या होता है, कराधान और कराघात क्या है, फिर करापात क्या है ना? कराधान क्या होता है? कर का आधान करना, मतलब कर से संबंधित कोई भी कानून को आरोपित करना। किसी भी टैक्स का कोई भी कानून निर्माण होता है, आप जानते हो कोई टैक्स ऐसे नहीं लग सकता जब तक उसे संसद में पारित न कर दिया जाए, संसद में उसकी विधि का निर्माण न कर दिया जाए। तो जैसे ही विधि का निर्माण होगा वैसे वो कानून बनेगा। कोई भी कर का कानून जनसंख्या या देश पर आरोपित करना, किया जाना कराधान कहलाता है। कर के कानून का आरोपण, क्या? कर के कानून का आरोपण क्या कहलाता है? कराधान कहलाता है। कर के कानून का आरोपण कर दिया। फिर उसके बाद कराघात क्या है? कराघात का मतलब किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा, कोई भी व्यक्ति है और या फिर संस्था है ना? कर कौन देता है? या तो व्यक्ति देगा, या तो आपकी इंडिविजुअल आपकी जेब से चला जाएगा, या फिर आपकी कंपनी से जाएगा, कंपनी के लाभ से जाएगा। तो 2 स्थानों पर टैक्सेशन लगता है। तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर यदि कोई भी कर किसी भी दर से आरोपित किया जाए, है ना, तो उसे कराघात कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर कर का आरोपण कराघात कहलाता है। समझ में आ गया? किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर कर लगा देना, है ना? कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, इस कंपनी पर इतना जीएसटी लगेगा, ये इस कंपनी के इस सामान पर इतना जीएसटी लगेगा, ये कह दिया गया, ये बता दिया गया। 5, 12, 18, 28 की दर से जीएसटी लगेगा, 28 की दर में लग्जरी कारों पर लगेगा, ये सारी चीज़ें बता दी गई कि लगेगा। ठीक है, इतनी दरें निर्धारित कर दी गई, कराघात कर दिया गया, व्यक्ति अथवा संस्था पर कराघात किया गया। फिर उसके बाद करापात क्या होता है? व्यक्ति अथवा संस्था पर, संस्था द्वारा पर नहीं, संस्था द्वारा किसी कर को, है ना, अंतिम रूप से वहन करना, वहन करना क्या कहलाता है? करापात कहलाता है। समझ में आया? एक बार कर का आरोपण हुआ और तब क्या कहलाया? कराघात कहलाया। अंतिम रूप से आपने दे दिया, कराघात कहलाया, करापात कहलाया। समझ में आ रहा है? कर का आरोपण हुआ, कराघात कहलाया, अंतिम रूप से आपने दे दिया, करापात कहलाया। अब देखिए थोड़ा जीएसटी देखते हैं, जीएसटी भी टैक्स है ना। जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी का कानून आया, 101 अधिनियम बना, कराधान कहा गया। जीएसटी का कानून आया और जो भी अधिनियम था 101वां अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी लागू हुआ, उसे हमने क्या कह दिया? कराधान हुआ,
कराधान हुआ। फिर कराघात, जीएसटी 5, 12, 18, 28 इन 4 दरों से जीएसटी संस्थाओं पर लगाया जाएगा। जीएसटी बहुत सारी कंपनी और उनके गुड्स में लगाया जाएगा, जीएसटी आरोपित किया जाएगा। मान लीजिए लाइफ बॉय कंपनी में जीएसटी लागू किया जाएगा या लाइफ बॉय प्रोडक्ट में जीएसटी लागू किया जाएगा। कराघात कितनी दर से कितना नहीं उतना लागू किया जाएगा। करापात, करापात क्या हुआ? कराधान, कराधान क्या हुआ? कर का कानून जीएसटी इस कानून के अंतर्गत लागू किया गया। कराघात क्या किया? जीएसटी लाइफ बॉय कंपनी में लागू किया गया। करापात क्या हुआ? लाइफ बॉय कंपनी ने हर साबुन पर 1 पैसा 2 पैसा 1 रुपये 3 रुपये जितना भी जीएसटी लगाकर लोगों की जेब से ले लिया, वो क्या हुआ? करापात हुआ। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। कर का अंतिम रूप से वहन कोई और कर रहा है। अंतिम रूप से मतलब किसकी जेब से पैसा गया और जिसकी जेब से पैसा गया उसी समय करापात हुआ। तो आपको याद रखना है, कर को अंतिम रूप से वहन वही करता है जो अंतिम रूप से वहन कौन करेगा? जिस पर कराघात लगा वो नहीं, बल्कि जिस पर करापात हुआ। मतलब कंपनी लाइफ बॉय कंपनी में भले ही लगा हो, लेकिन लाइफ बॉय जो खरीदेगा उसी समय वो जीएसटी पेमेंट कर रहा है। अब हम गए, हम साधारण व्यक्ति हैं और हमने क्या किया? लाइफ बॉय साबुन को पेमेंट किया और उस साबुन में से 1% कुछ जीएसटी भी जुड़ी हुई है, 1-2 पैसे, और उसी पैसे से हमने अपने पास से वो जीएसटी भी पेमेंट कर दी। तो मतलब किसी व्यक्ति ने जीएसटी, साधारण व्यक्ति ने जीएसटी पेमेंट की, और जबकि जीएसटी लागू कहाँ थी? इस कंपनी में लागू थी। समझ में आ रहा ना? जीएसटी देगा कौन? ये संस्था देगी, हाँ, लेकिन लिया किससे? हमसे। हम तो आम आदमी ना, हमसे ले लिया। समझ में आ रहा? तो करापात उस आम आदमी में हो रहा है, कराघात किसी संस्था पर हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, है ना? अब देखिए, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कराधान क्या है? कर के कानून का आरोपण। कराघात क्या है? किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर कर का आरोपण। करापात क्या है? अंतिम रूप से कर को दे देना, करापात हुआ। अब देखिए, कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपने सुन रखा होगा, सभी को पता होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना? प्रत्यक्ष कर कौन से हुए, अप्रत्यक्ष कर कौन से हुए? अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है निश्चित तौर पर, तो आप प्रत्यक्ष कर भी जान जाओगे, अप्रत्यक्ष कर भी जान जाओगे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति अथवा संस्था पर हो, जब कर का आघात और कर का आपात एक ही व्यक्ति अथवा संस्था पर हो, तो वह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, एक ही व्यक्ति पर कराघात हो रहा है, एक ही व्यक्ति पर कर का आरोपण किया जा रहा है और उसी व्यक्ति की जेब से कर वसूला जा रहा है। समझ में आ रहा होगा? उसी व्यक्ति को कर का आरोपण, उसी व्यक्ति पर कर की दर लगाई गई और उसी की जेब से पैसा निकाल लिया गया। कभी ऐसा भी सुना है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा है, आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो और आपका इनकम टैक्स आप किसी दूसरे से वसूले ले रहे हो? ऐसा कभी सुना है? नहीं। मतलब कर का आघात भी आप ही के ऊपर हुआ और करापात भी आप ही के ऊपर हुआ। तो ऐसा कर, कैसा कौन सा कर होगा? प्रत्यक्ष कर। और वर्तमान में कितने प्रत्यक्ष कर हैं? वर्तमान में कुल अभी तक 5 प्रत्यक्ष कर हैं। पहला आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा उपहार कर, चौथा पूंजीगत लाभ पर कर, पूंजीगत लाभ पर कर, और 5वां संपत्ति कर, संपत्ति कर। ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष कर हैं, है ना? इनके अलावा प्रत्यक्ष कर कोई भी नहीं है। इन प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक फायदा गवर्नमेंट को निगम कर या कारपोरेशन टैक्स से होता है। मेरे ख्याल से आपको प्रत्यक्ष कर समझ में आएगा। प्रत्यक्ष कर है क्या? कराघात और करापात एक साथ किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू हो जाए
प्रत्यक्ष कर होता है। मतलब कहने का अर्थ एक ही व्यक्ति अथवा संस्था में कर का आरोपण किया गया हो और उसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कर को अंतिम रूप से वहन किया गया हो, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगर अप्रत्यक्ष कर देखें तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर हुआ? कराघात कहीं और, करापात कहीं और। मतलब कराघात तो किसी और दिशा में चला जाता है ना, और करापात किसी और दिशा में चला जाता है। मतलब कराघात कर का आरोपण किसी दूसरे के ऊपर हुआ, लेकिन कर को अंतिम रूप से किसी दूसरे ने वहन किया, वो कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। फिर से सुनिए, कर को आरोपित किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था पर किया गया, कर को आरोपित किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था पर किया गया, लेकिन कर का अंतिम रूप से वहन या कर को अंतिम रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था ने दिया, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीएसटी है। जीएसटी लागू तो कंपनियों में होता है, लेकिन देती उसे जनता है। जो उपभोग करेगा वही दे देगा। समझ में आया? मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आयकर, निगम कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ पर कर और संपत्ति कर, जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं उनको डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। हम इनकम टैक्स स्लैब भी पढ़ेंगे। निगम कर को सर्वोच्च कर क्यों कहा जाता है? हाँ, सभी करों में सर्वाधिक फायदा किस कर से गवर्नमेंट को होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर में आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष कर में अगर सिर्फ पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर में किससे सर्वाधिक फायदा होता है, तो आपको याद रखना है निगम कर से होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि केवल किस कर से फायदा होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन हो, एक लाइन में पूछा जाए निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक फायदा होता है, तो वो केवल और केवल जीएसटी है, इसके अलावा कोई दूसरा कर से फायदा नहीं। तो आपको याद रखना है, केवल एक क्वेश्चन हो किस कर से फायदा होगा, तो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी से। अगर पूछे कौन से प्रत्यक्ष कर से सर्वाधिक फायदा है, तो आपको बताना है निगम कर से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर में सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी इन सभी करों से सर्वाधिक फायदा दे देता है सरकार को। तो मेरे ख्याल से अगली क्लास अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।